नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका प्रोग्रेशन एकेडमी में। आज अपन लेके आए हैं नवंबर महीने का जो दूसरा सप्ताह है उसकी करंट अफेयर। पहली वीडियो अपन ने पिछले संडे को पढ़ी थी। उसमें अपन ने 1 नवंबर से 8 नवंबर का करंट अफेयर, सूजस करंट अफेयर, राजस्थान के स्कूल व्याख्याता के एग्जाम के लिए सूजस कंप्लीट किया था। और आज अपन उसका जो दूसरा वीक है, नवंबर महीने के दूसरे वीक की करंट अफेयर लेके आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की पहली न्यूज है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया JPMIA। ये बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये टॉपिक चर्चा में है ना। अभी क्या हुआ था इसमें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने, अभी चर्चा में क्यों है ये, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के अधीन इस परियोजना का विकास किया जा रहा है। पहले तो ये याद रखना कि जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है वो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके अधीन है। पहले तो ये याद रखना। भारत की एक परियोजना चल रही है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम क्या है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत लगभग 12 ऐसे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसे 12 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। उसमें से जो अपना जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक गलियारा एक गलियारा है ना। याद रखना इसको कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का भाग है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पिछले कई समय से चर्चा में, उसका भाग है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। तो पहले तो ये याद रखना है ना। ये जो परियोजना चल रही है, कौन सी, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक विकासवाड़ी परियोजना जो चल रही है, उसका विकास 3 फेजों में किया जा रहा है। 3 चरणों में इस योजना का विकास किया जाएगा, ये याद रखना है। इस परियोजना की जो संपूर्ण लागत आने वाली है वो कितनी है, 4,380 करोड़ रुपए। कितनी लागत है, 4,380 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। और यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, RPSC ले सकती है यहां से प्रश्न। ठीक है, याद रखना इसको। तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों संयुक्त रूप से इसका विकास कर रहे हैं। पहली तो ये। आगे है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के सहयोग से रोहट कहाँ पड़ता है आपके, पाली में। रोहट, पाली और कांकणी ये कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कांकणी जोधपुर में, ठीक है, के मध्य इस परियोजना को लगभग 3286 हेक्टेयर 3286 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। ये जो परियोजना है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक एरिया, ये जो परियोजना चल रही है, ठीक है, इस परियोजना का क्षेत्रफल कितना है, 3286 हेक्टेयर है। पहली ये न्यूज है। दूसरा, इसका विकास रोहट से कांकणी जोधपुर तक विकास किया जाएगा। तीसरी बात याद रखनी है, ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा है। राजस्थान से जो नोएडा उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई में, महाराष्ट्र में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां तक ही दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। और इस गलियारे के एक हिस्से के रूप में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है ना। इसका जो क्षेत्र होगा 3286 हेक्टेयर भूमि पर होगा। ये 3 चरणों में विकसित की जा रही है। ये जो प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, ये 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। याद रखना, ये जो विकास हो रहा है रेडी टू इन्वेस्ट मॉडल पर आधारित है। रेडी टू इन्वेस्ट मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, रेडी टू इन्वेस्ट मॉडल पर, भाई इसमें उद्योगों के लिए सारी सुविधाएं, चाहे लॉजिस्टिक कोई सुविधा हो, ठीक है, आधारभूत ढांचे की कोई सुविधा हो, सारी सुविधाएं आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी। रेडी टू इन्वेस्ट, बस आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जो उद्योगों को एक ही स्थान पर सभी समाधान देता है, सभी समाधान सुनिश्चित करता है। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में ये लाइन ऐसे कैसे ही RPSC पूछती है। RPSC का आजकल जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो पूछती है स्टेटमेंट में। अधिकतर प्रश्न स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं। यदि वो यहाँ से लाइन को ऐसे उठा के दे देती है तो हमें उस पर भी डाउट हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ के नहीं जाते। इसलिए सूजस पत्रिका
जो राजस्थान सरकार की आपकी ऑथेंटिक पत्रिका है, वहां से एक एक लाइन आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उद्योगों को एक ही स्थान पर सभी समाधान देने के लिए रेडी टू इन्वेस्टमेंट मॉडल पर यह परियोजना आधारित है। याद रखना इसको। पहले फेज में 465 करोड़ रुपए की लागत से 642 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले फेज का निर्माण किया जा रहा है, 3 चरणों में इसका विकास किया जाएगा। तीसरा चरण 2028 तक प्रस्तावित है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 642 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है फेज 1 के तहत। तो अभी फेज 1 का निर्माण हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, चर्चा का विषय देख लिया अपन ने। ये परियोजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखना। 3286 हेक्टेयर भूमि पर इसका विकास किया जा रहा है। रोहट पाली से कंकणी जोधपुर तक इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना इसको। उसके बाद में चलते आगे। अच्छा, याद रखना इस योजना में ये टारगेट है कि 55,000 कितने 55,000 ये जो परियोजना चल रही है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इसका जो विकास किया जा रहा है ये 55,000 तो डायरेक्टली और 1 लाख इनडायरेक्टली। ठीक है, कितने रोजगार प्रदान करेगा? सरकार को ऐसी उम्मीद है कि 55,000 प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी विकास कार्यक्रम होता है, कोई भी परियोजना होती है, वो आपको रोजगार तो उपलब्ध कराती है। ठीक है, आपकी आय के संसाधनों के विकल्प आपके लिए ओपन करती है। ठीक है, तो 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से और 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगी ये परियोजना। याद रखना अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि पहले पेज का विकास किया जा रहा है। दूसरी न्यूज क्या थी? एक ही स्थान पर इसमें सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रेडी टू इन्वेस्टमेंट, ये लाइन याद रखना। रेडी टू इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये लाइन याद रखना। ये लाइन आपको ऐसे कैसे एग्जाम में देखी जाएगी। रेडी टू इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसको याद रखना। लाइन में वो कुछ नहीं है, लाइन में कुछ भी नहीं है, इन बातों का सार है। लेकिन आरपीएससी यहां से पूछती है, जब अपन पेपर में बैठते हैं तो ये सीधी लाइनें अपन को एकदम से नई लाइनें लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, प्रश्न नहीं देखे, हल नहीं किए थे प्रश्न। ठीक है, याद रखना इस परियोजना को। आगे चलते हैं। इसमें एक संस्था है रिडको। रिडको इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। संस्था कौन सी है? रिडको। ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो संस्था है वो आपके राजस्थान सरकार का रिको कहां से? आपके राजस्थान सरकार का, या फिर राजस्थान में उद्योगों के क्षेत्र में जो शीर्ष संस्थान है वो कौन सा है? रिको है। ये याद रखना, रिको राजस्थान के उद्योगों का सबसे उच्चतम संस्थान है। ठीक है, एक तो आपका राजस्थान का रिको, दूसरा है NICDC। फुल फॉर्म क्या है इसकी? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और रिको के सहयोग से रिडको का गठन किया गया। ये प्रश्न आएगा, याद रखना। रिको राजस्थान की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से NICDC पार्टिसिपेट कर रहा है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? रिडको बनाया है। रिडको क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान में जो औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनके विकास के लिए रिडको जिम्मेदार है। ये जो विकास किया जा रहा है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, वो रिडको के माध्यम से किया जा रहा है। किसके माध्यम से किया जा रहा है? रिडको के माध्यम से किया जा रहा है। रिडको का जो गठन हुआ, रिडको का गठन होता है, उसमें 51% योगदान राजस्थान का और 49% योगदान केंद्र सरकार का है। ठीक है, विशेष वाहन व्हीकल क्या है? विशेष उद्देश्य वाहन, स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में रिडको का गठन किया गया। स्पेशल पर्पज व्हीकल ये क्या होता है? ठीक है, तो विशेष जो ये वाहन होते हैं SPV, ये ऐसी कंपनियां होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। ठीक है, तो रिडको किसी विशेष उद्देश्य के लिए विकसित की गई है। विशेष उद्देश्य कौन सा? राजस्थान में उद्योगों के विकास, औद्योगिक जो गलियारे बन रहे हैं उनके विकास के लिए रिडको का गठन किया गया। तो एक विशेष जो कार्य होते हैं, विशेष जो कार्यक्रम होते हैं, उनके विकास के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाता है और रिडको एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। ठीक है, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। और रिडको राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक गलियारे का विकास कर रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना। रिडको के माध्यम से इसका विकास किया जा रहा है, याद रखना इसको। परियोजना का विकास 3 फेजों में किया जा रहा है।
अनुमानित लागत कितनी है? 4,380 करोड़ रुपए परियोजना की लागत है। ठीक है, याद रखना इसको। अपनी पहली न्यूज वापस एक बार देख लेते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, 3 चरणों में इसका विकास किया जा रहा है। तीसरा चरण 2028 तक प्रस्तावित है। ठीक है, 3 चरणों में इसका विकास कौन कर रहा है? रिडको इसका विकास कर रहा है। ठीक है, रिडको भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है जो इसका विकास कर रहा है। ये रोहट पाली से कांकानी जोधपुर तक विकसित किया जाएगा और 3286 हेक्टेयर भूमि पर इसका विकास किया जाएगा। ये परियोजना रेडी टू इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित है ना। औद्योगिक जो व्यक्ति होते हैं वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। इस परियोजना में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 55,000 तो प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेगी। याद रखना इसको। परियोजना के 3 चरण है। अभी पहला चरण चल रहा है ना, और उसकी लागत है 465 करोड़ रुपए। 642 हेक्टेयर भूमि पर उसका विकास किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है ना। रिडको याद रखना कि रिको और एनआईसीडीसी का एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें रिको का 51% और एनआईसीडीसी का 49% योगदान है। विशेष उद्देश्य वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल ऐसी कंपनियां होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। ठीक है, उसको याद रखना। इसकी अनुमानित लागत 4,380 करोड़ रुपए है, इसको याद रखना। ठीक है, चलते आगे। उसके बाद दूसरी खबर है श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित चर्चित योजनाएं। श्रमिकों के कल्याण के लिए चर्चित योजनाएं, ये गलत हो गया टाइपिंग में। ठीक है, योजनाएं, श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित चर्चित योजनाएं। अभी ये कुछ योजनाएं हैं जो चर्चा में थी इसी महीने में, है ना। अपन देख लेते हैं इसको। योजनाएं करंट की नहीं है, बहुत पुरानी है, पर चर्चा में थी तो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है इनको, है ना। पहली खबर है निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना। जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोत्साहन कार्य किए हैं। ठीक है, तो निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना संचालित होते ही 2016 में। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना का आरंभ होता है 2016 में। कब शुरू की गई? 2016 में श्रम विभाग द्वारा। श्रम विभाग द्वारा योजना को चालू किया गया, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा। याद रखना इसको। उद्देश्य क्या है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, योजना का नाम ही है कि निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना। तो इसमें किसकी बात होगी? कौशल की और शिक्षा की। उद्देश्य तो योजना में नहीं थे, बस याद रखना कि श्रम विभाग ने चलाई है और सन 2016 में संचालित की गई थी, इसको याद रखना। इस योजना में कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करने के लिए 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। किसके रूप में? छात्रवृत्ति के रूप में। यदि कोई कक्षा 6 से आगे की जो श्रमिक है, निर्माण श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। ये याद रखना। कक्षा 6 की बात आई तो 8,000 से 25,000, 8,000 से 25,000, इसको याद रखना। यदि 8वीं कक्षा की बात आए, यदि 8वीं कक्षा से आगे पढ़ाई करते हैं तो उन मेधावी छात्र छात्राओं को 4,000 से लेकर 35,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी? कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करते हैं तो 8,000 से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 4,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक। ठीक है, याद रखना इसको। योजना थी निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना। योजना के नाम से पता चल रहा है कि जो निर्माण श्रमिकों के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनके कौशल के विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सन 2016 में योजना का शुभारंभ हुआ था, जो कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, याद रखना इसको। एक योजना है टूल किट सहायता योजना। टूल किट सहायता योजना, तो टूल किट किसको दिए जाएंगे? जो निर्माण श्रमिक है, निर्माण श्रमिक है, जो निर्माण कार्य करते हैं व्यक्ति, उनके लिए टूल किट वितरण किए जाएंगे। तो श्रम विभाग राजस्थान सरकार की योजना है। निर्माण श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए 2,000 रुपये की मदद की जा रही है। कितनी? 2,000 रुपये की। ये याद रखना। टूल किट सहायता योजना में निर्माण श्रमिकों को कितना लाभ दिया जाता है? 2,000 रुपये का। ठीक है, ये 2,000 रुपये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। निर्माण श्रमिक को 2,000 रुपये दिए जाते हैं टूल किट के लिए। ठीक है, निर्माण कार्य करने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए 2,000 रुपये की आर्थिक मदद राजस्थान सरकार करती है। ठीक है, याद रखना इसको। चलते आगे।
एक योजना है प्रसूति सहायता योजना। ये सारी योजनाएं यहाँ पे चर्चा में इसलिए है क्योंकि निर्माण श्रमिक के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ घोषणाएं की थी, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं अभी इस महीने में चर्चा में थी, इसलिए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रसूति सहायता योजना ये भी 2016 में आई थी। प्रसूति सहायता योजना 2016 में आई थी। निर्माण श्रमिक होते हैं उनकी शिक्षा और कौशल विकास योजना भी 2016 में आई थी, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा संचालित है। पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा श्रमिक की पत्नी के प्रसव पर, ठीक है, कब? प्रसव पर। यदि पुत्र का जन्म होता है तो 20,000 रुपए, यदि पुत्री का जन्म होता है तो 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रसूति सहायता योजना, नाम से ही पता चल रहा है प्रसूति सहायता योजना मतलब बच्चों के जन्म पर सहायता दी जाएगी, ठीक है। योजना 2016 से चल रही है। इसमें यदि जो श्रमिक है, पंजीकृत महिला श्रमिक है, यदि उसके या श्रमिक की पत्नी के बच्चा होता है, ठीक है, तो पुत्र के जन्म पर 20,000 रुपए और पुत्री के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, याद रखना। अन्य प्रयास कौन कौन से हैं? श्रमिकों के जीवन और सामाजिक स्तर में सुधार करने के लिए कुछ अन्य प्रयास किए गए, जैसे यदि कोई आईएएस की परीक्षा पास करे, कौन सी? प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पास करे, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करे तो उसे 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि निर्माण श्रमिक का बच्चा, ठीक है, आईएएस प्री पास करता है तो उसे 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और यदि वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ठीक है, आरएएस की परीक्षा पास करता है, प्रारंभिक परीक्षा, ये याद रखना, प्री की बात हो रही है। आरएएस प्री पास करे तो 50,000 रुपए है, आईएएस प्री पास करे तो उसे 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। आरएएस की बात करें तो 50,000, आईएएस एग्जाम की बात करें तो 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है यदि वो बच्चे इनकी प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, ठीक है, याद रखना उसको। एक योजना है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, यहां से प्रश्न आता है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना, कौन सी योजना है? अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना, इसको याद रखना। इस योजना का उद्देश्य है श्रमिक एवं उनके बच्चे अंतरराष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रोत्साहित हो। भाई जो श्रमिक है या फिर उनके जो बच्चे हैं वो अंतरराष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रोत्साहित हो, इसलिए अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना चलाई गई। कौन सी योजना है? अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना चलाई जा रही है, ठीक है। इस योजना में क्या है? यदि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है कौन? या तो श्रमिक या उनके बच्चे। श्रमिक या उनके बच्चे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो 2 लाख रुपए, भाग लेने पर 2 लाख रुपए, यदि भाग लेते हैं तो 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि वो कांस्य पदक जीतते हैं तो 5 लाख रुपए, रजत पदक जीतते हैं तो 8 लाख रुपए और यदि गोल्ड जीतते हैं तो 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कांस्य जीतते हैं, यदि कांस्य जीतते हैं, ठीक है, तो 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, रजत जीतते हैं तो 8 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और यदि गोल्ड जीतते हैं तो 11 लाख रुपए, कितने? 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको। प्रोत्साहन राशि दी जाएगी किसे? निर्माण श्रमिक को या उनके बच्चों को। अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर 2 लाख रुपए, ठीक है। यदि गोल्ड जीतते हैं तो 11 लाख रुपए, सिल्वर जीतते हैं तो 8 लाख रुपए, यदि कांस्य पदक जीतते हैं तो 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस न्यूज को याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके, ठीक है। चलते आगे। अच्छा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है। ये मान लो कि यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। 4-5 जितने भी स्टार लगाने हो लगा दीजिए, यहां से प्रश्न आपके जरूर आएगा, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजस्थान में इनका आयोजन किया जा रहा है और खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान में पहली बार इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। पहली बार राजस्थान इनको आयोजित कर रहा है, ठीक है, याद रखना इसको। आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। ये डेट भी याद रखना, है ना। केंद्र सरकार आयोजित करती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन चला रहा है? केंद्र सरकार की परियोजना है, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में पहली बार इनका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में बात करें तो 7 शहरों में, राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा।
कब से कब तक? 24 नवंबर से 5 दिसंबर। कब से कब तक है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। 7 शहरों में आयोजन होगा। 7 शहर कौन कौन से हैं? अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। कौन कौन से शहर है? वापस देख लीजिए, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। इन 7 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। जयपुर में सर्वाधिक 11 खेलों का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, याद रखना टोटल 24 खेल है। कितने खेल है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल 24 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो जयपुर में सर्वाधिक 11 खेलों का आयोजन किया जाएगा, उदयपुर में 3 और बाकी के जो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा जो है यहाँ 2-2 खेलों का आयोजन किया जाएगा। याद रखना, जयपुर में सर्वाधिक 11 खेलों का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद है उदयपुर में 3 खेलों का आयोजन किया जाएगा। बाकी भरतपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर में 2-2 खेलों का आयोजन किया जाएगा। टोटल 24 खेल है। टोटल 24 खेल है। ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। इसको ऐसे याद रख लो कि 24 नवंबर से शुरू हो रहा है तो 24 खेल है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 24 नवंबर से शुरू किया जा रहा है गेम्स को, 5 दिसंबर तक चलेंगे, तो 24 नवंबर को शुरू हो रहे हैं ना, तो 24 खेल है इसमें। याद रखना 24 खेल है ना, ऐसे याद रखना इसको। सर्वाधिक खेलों का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, ये भी याद रखना है आपको। गेम्स का लाइव टेलीकास्ट प्रसार भारती द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? प्रसार भारती। ठीक है, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, जिस तरह के प्रश्न पूछ रही है तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सूजस का भाग है तो सूजस से तो प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। देश भर के लगभग 200 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे? लगभग 200 विश्वविद्यालय भाग लेंगे, याद रखना है इसको। 24 खेलों में 7,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। 200 विश्वविद्यालय भाग लेंगे, 7,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे, 24 खेल होंगे, याद रखना। पहली बार इन खेलों में कौन कौन सा ऐड हो रहा है? वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग को ऐड किया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखनी है कि वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग ये 4 गेम ऐसे हैं जिन्हें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली बार सम्मिलित किया गया है। कौन से 4 खेल है? वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग। ये 4 गेम याद रखना आपको। वॉलीबॉल तो आपको याद हो जाएगा, साइकिलिंग आपको याद हो जाएगा, ये दोनों मिलते जुलते हैं, कैनोइंग और कायाकिंग। ठीक है, कैसे भी ट्रिक बनाकर इनको याद करना, और याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, 100% गारंटी है ना। तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार इनका आयोजन करती है। राजस्थान में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। बाकी इसकी जो भी और न्यूज है, चाहे इसका लोगो हो या और जो भी चीज है, वो अपन 24 नवंबर को जब ये चालू होंगे तब पढ़ लेंगे। बाकी इसका समापन होगा तब भी अपन को पढ़ना पड़ेगा किसने क्या जीता। ठीक है, तो अभी काफी बार न्यूज में आएगा, ये आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं करना है। 24 खेल है, आपको याद हो जाएगा। 7,000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। ठीक है, 200 यूनिवर्सिटी लगभग इसमें हिस्सा लेगी। 24 खेल है, एक प्रदर्शन खेल है इसमें शामिल होगा। 11 खेल सर्वाधिक जयपुर में आयोजित की जाएंगे। उदयपुर में 3 खेलों का और बाकी जगह 2-2 खेलों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पहली बार इनका आयोजन कर रहा है। और 24 नवंबर से 24 खेल है तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। ये याद वैसे ही करने हैं, 24 खेल तो 24 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, है ना, ऐसे याद रख लेना। चलते आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल है। टोटल 24 खेल है। टोटल 24 खेल है, तो इनमें याद रखना कि 23 तो पदक विजेता खेल है, पदक विजेता खेल, और 1 क्या है आपके? 1 प्रदर्शन खेल है। ठीक है, तो जो प्रदर्शन खेल है वो कौन सा है? खो खो। खो खो प्रदर्शन खेल है ना, याद रखना इसको। ठीक है, चलते आगे। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ चर्चित योजनाएं। ठीक है, इसी महीने में 9 तारीख से और 16 तारीख तक महिला सशक्तिकरण की कुछ योजनाएं चर्चा में थी। इस महीने की खास बात यह है, अभी अपन ने श्रम विभाग की कुछ योजनाएं देखी, श्रम विभाग की कुछ योजनाएं देख ली। अब अपन देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं, है ना। और उसके बाद देखेंगे अपन जनजातियों के लिए, जनजातियों के प्रोत्साहन के लिए कुछ योजनाएं देखेंगे। याद रखना, जनजातियों के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक क्या मनाया जा रहा है?
जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा। जनजातीय गौरव दिवस राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है 1 नवंबर से। ठीक है, कब से? आपका जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। वो जो पिछली हमने करंट अफेयर पढ़ी थी वीकली, उसमें अपन ने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो जनजातीय गौरव दिवस का जो पखवाड़ा है, तो 15 नवंबर को क्या है? बिरसा मुंडा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को मनाई जाती है। इस कारण जनजातीय जो पखवाड़ा है, इस पखवाड़े में जनजातियों की कुछ योजनाएं चर्चा में रही थी। ठीक है, तो एक तो अपन इस महीने में ये योजनाएं बहुत ज्यादा देखेंगे। महिला सशक्तिकरण और श्रम विभाग की कुछ योजनाएं, अपन जिसमें श्रम विभाग की अपन ने पढ़ ली है। अब ये कौन सी योजना है? महिला सशक्तिकरण वाली। ठीक है, पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अच्छा, अपन इन योजनाओं को एक बार बाद में अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो योजनाओं का इतना लोड नहीं लेना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिलाओं को प्रदान की जाने वाली राशि पहले 5,000 थी, बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ये करंट अपडेट है इस योजना में कि पहले इस योजना में 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। ठीक है, याद रखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहले कितने देते थे? 5,000, अभी 6500 रुपये देते हैं। एक है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनों के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो साथिनें होती है उनके जो मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है जनजातीय समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 90 वन धन विकास केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, वन धन विकास केंद्र। ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक तो है आपके माँवाड़ी विकास केंद्र, माँवाड़ी विकास केंद्र। ठीक है, तो माँवाड़ी विकास केंद्र क्यों चल रहे हैं? ठीक है, तो जनजातियों के बच्चों के लिए जनजातियों के बच्चों को उनके घर के नजदीक शिक्षा प्लस पोषण दोनों मिल जाए। ठीक है, इसके लिए कौन सी योजना चल रही है? माँवाड़ी केंद्र। और राजस्थान सरकार ने लगभग 250, अभी अपन 232 देखेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने बोला लगभग 250 ऐसे माँवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। कितने? माँवाड़ी केंद्र। ठीक है, ये याद रखना, 250 नए माँवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा अपन ने देखा था वन धन केंद्र। वन धन केंद्र, ये दोनों योजना किसके लिए है? जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए है ना। वन धन केंद्र ये जनजातीय महिलाओं के लिए, जनजातीय महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। किसके लिए? आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि माँवाड़ी केंद्र हो या वन धन केंद्र हो, चाहे माँवाड़ी केंद्र हो या बंधन केंद्र हो, दोनों जनजातियों के लिए है। ठीक है, माँवाड़ी केंद्र में जनजातीय बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और बंधन केंद्र में जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा आर्थिक रूप से। तो इनको याद रखना। ठीक है, चर्चा में था कि जनजातीय समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 90 बंधन विकास केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरी बात ये, महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है। कितना? 1000, है ना, इसको याद रखना क्योंकि अभी चर्चा में था। अमित शाह जी राजस्थान आए थे तो उस समय ही चर्चा में था कि राजस्थान में, ठीक है, भयमुक्त और सुरक्षित करने के लिए महिलाओं को राज्य सरकार ने 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये याद रखना, 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, ये याद रखना। कितनी है? 1000 है। 1000 ऐसी यूनिट बनाई जाएगी। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितनी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है? तो कितनी है? 1000 है, याद रखना इसको। नेक्स्ट खबर क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटी के जन्म पर राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना अपन डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। अभी इतना याद रखना कि इस योजना में 7 चरणों में, कितने चरणों में? 7 चरणों में, इस परियोजना में 7 चरणों में बेटी के जन्म पर पैसे दी जाएंगे। कितने? 1.5 लाख रुपए।
7 चरणों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी बेटी के जन्म पर। योजना कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पाप कम करने के लिए, समझ लो जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, है ना, तो उनके प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। तो इसमें बेटी के जन्म पर कितने? 7 चरणों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 1000 ऐसे यूनिट का गठन किया गया है। कितना? 1000। ये याद रखना। लाडो ये कौन सी है? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, ठीक है, याद रखना इसको। चलते आगे। अच्छा, ये भी याद रखना, ठीक है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये याद रखना, यहां से प्रश्न बनेगा। एक अपने देखा था अभी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। एक है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भी चर्चा में है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसको देखने से पहले अपन देख लेते हैं एक बार इस न्यूज को जो अभी चर्चा में है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, ठीक है, 2025 में वितरण किया जा रहा है, इसलिए पहली वाली पीडीएफ में 25 लिखा हुआ है। आप याद रखना छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी बड़ी न्यूज है ना। इनका आयोजन किया जाएगा, जो पुरस्कार है, तो पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। विज्ञान केंद्र आपके नई दिल्ली में, विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। अच्छा, वितरण कौन करेगा? वितरण कौन करेगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। ये दो खबरें हैं, अपन इसको जोड़ के पढ़ेंगे। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अभी जो जल पुरस्कार दिए गए वो कौन से हैं? छठे हैं, ये भी याद रखना है। ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम है, ठीक है। तो छठा संस्करण है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का, याद रखना। इनका वितरण किया जाएगा विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। कहां पे? विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। पहली न्यूज तो ये याद रखनी है। दूसरी ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब दो न्यूज है, दोनों महत्वपूर्ण है। पहले तो ये देखो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। कौन ने किया घोषित? ठीक है, जल संसाधन विभाग पहला, नदी विकास विभाग और गंगा संरक्षण विभाग। 3 विभाग है, तीनों याद रखना। जल संसाधन विभाग, नदी विकास विभाग और गंगा संरक्षण विभाग। इनके संयुक्त तत्वाधान में कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेता सहित 46 विजेताओं की घोषणा की गई है। टोटल 46 विजेता होंगे, उसमें संयुक्त रूप से कहते हैं ना कि 2 लोगों को मिलकर पुरस्कार मिला, तो ऐसे संयुक्त विजेता भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, याद रखना उसको। इनकी घोषणा, ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे, इनकी घोषणा किसने की? श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में जल मंत्री CR पाटिल द्वारा, ठीक है। किन्होंने की? ये मंत्री नहीं है, मंत्री है CR पाटिल, जल मंत्री CR पाटिल द्वारा, जल मंत्री CR पाटिल द्वारा घोषणा की गई, याद रखना, ठीक है। अपन बात कर रहे थे 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के बारे में। इनका वितरण विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा, ठीक है, कब, है ना, याद रखना। इनकी घोषणा, ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो छठे राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। तो इन पुरस्कारों के लिए जो घोषणा की थी वो किसने की थी? जल मंत्री CR पाटिल द्वारा। किसने की थी? जल मंत्री CR पाटिल, है ना, ये नाम याद रखना। इन्होंने इन पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रश्न पूछेगा कि इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति ने की थी क्या? नहीं की। किसने की थी? जल मंत्री CR पाटिल द्वारा घोषणा की गई थी, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन घोषणा कौन करते हैं? जल मंत्री CR पाटिल, ये याद रखना, है ना। घोषणा की थी श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में घोषणा की गई थी, ठीक है, ये याद रखना। 18 नवंबर को विज्ञान भवन में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब सब बातों की एक बात है, जहां से प्रश्न आएगा अपन उसको देखते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। तो खरला जल उपयोग
जल उपभोक्ता केंद्र गंगानगर। एक तो ये न्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। खरला जल उपयोगिता संगम श्री गंगानगर, ये याद रखना। दूसरा श्री बजरंग लाल जेठू, ये सीकर के एक व्यक्ति है, श्री बजरंग लाल जेठू और खरला जल उपयोगिता संगम, ये दो, एक तो संस्थान और ये व्यक्ति, ये दो याद रखने। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया किसने? खरला जल उपयोगकर्ता संगम ने। इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया संपूर्ण देश में सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? संघ श्रेणी में। संघ श्रेणी में, ठीक है, संघ श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया किसने? खरला जल उपयोगिता संगम। खरला जल उपयोगिता संगम, ये याद रखना, यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा क्योंकि राजस्थान के गंगानगर जिले में खरला जल उपयोगिता संगम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया संपूर्ण देश में। श्रेणी कौन सी, कैटेगरी कौन सी है? संघ श्रेणी में, संघ की कैटेगरी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये तो याद रखना आपको, खरला याद रखना है, गंगानगर में है, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अपन बात कर रहे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी न्यूज क्या है? श्री बजरंग लाल जेठू, ये सीकर के हैं। जल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार दिया गया पश्चिमी क्षेत्र की कैटेगरी में, ठीक है। बजरंग लाल जेठू जो कि सीकर के हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का इन्हें पुरस्कार दिया गया। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार दिया गया, ये याद रखना, प्रथम पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बजरंग लाल जेठू याद रखना है, खरला जल उपयोगिता संगम याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात हो रही है। विजेताओं की घोषणा में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ये घोषणा करता है, ठीक है। अच्छा, घोषणा किसने की थी? अपन ने अभी पढ़ा था कि घोषणा किसने की थी। घोषणा कौन कर रहे हैं? CR पाटिल, ये याद रखना, CR पाटिल ने घोषणा की थी, CR पाटिल ने घोषणा की थी, ये याद रखना, घोषणा की थी, ठीक है। अब पुरस्कार किसने दिए, ये भी याद रखना, पुरस्कार किसने दिया, पुरस्कार किसने दिया, ठीक है। घोषणा किसने करी? CR पाटिल ने। पुरस्कार किसने दिया? 18 नवंबर को। कब की बात है ये? 18 नवंबर 2025 की, ठीक है। पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, ये याद रखना। क्या लिख दिया ये, ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने पुरस्कार दिया था 18 नवंबर को। कहां पे दिया था? विज्ञान भवन में, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। विज्ञान भवन कहां पे? आपके न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। कौन से पुरस्कार? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 पुरस्कार किसने दिए थे? 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में पुरस्कार दिए थे। एक तो ये याद रखना है। घोषणा किसने की? CR पाटिल ने की, ठीक है, ये याद रखना आपको, है ना। अपन बात कर रहे थे श्री गंगानगर के खरला जल उपयोगिता संघ, खरला जल उपयोगिता संघ, इसमें क्लियर दिख रहा है क्या? खरला जल उपयोगिता संगम, ठीक है, खरला है ना, ये याद रखना है। ये गंगानगर से है। दूसरा अपन ने एक इंडिविजुअल श्रेणी में देखा था एक व्यक्ति को जो सीकर जिले के थे। क्या नाम था उनका? श्री बजरंग लाल जेठू। क्या नाम है? श्री बजरंग लाल जेठू, जिन्हें पश्चिमी क्षेत्र के प्रथम पुरस्कार के रूप में नवाजा गया, ठीक है, ये याद रखना। ये दो चीजें याद रखना। बात कर रहे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की। एक तो ये बात होगी, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ही एक और बात आएगी क्या, जिसमें अपन उसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो एक बार, बात चल रही थी छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की। ये 2024-25 है, 24 कर लीजिए इसको। 25 में तो अवार्ड दिए जा रहे हैं ना, 2025 में तो अवार्ड दिया जा रहा है ना, ये याद रखना इसको, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 18 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अपन ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये अपन यहां तक अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये वही बात है जो अपने पहली स्लाइड में पढ़ी थी। अब ये एक्स्ट्रा है, प्रथम जल संचय जल भागीदारी, एक योजना है जल संचय जल भागीदारी, एक अभियान है, ध्यान से समझना इसको, है ना। कैच द रेन अभियान, कैच द रेन अभियान, ये एक अभियान है। किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का है। किसका है?
जल शक्ति मंत्रालय का है। फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जल पुरस्कारों से प्रश्न आ सकता है। ये दो ऐसे हैं जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जनजातीय पखवाड़ा लगभग 15 दिन तक चर्चा में रहा था। उसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लंबे टाइम तक ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक और बड़ा इवेंट है। राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो वहां से प्रश्न तो पक्का बनेगा, है ना। दूसरा, ये जो जल पुरस्कार है इनमें राजस्थान ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय का एक अभियान है कैच द रेन अभियान। इस अभियान के तहत इसका एक घटक है, उसका नाम है जल संचय जल भागीदारी, ठीक है। जल संचय जल भागीदारी, जल का संरक्षण करना है, ठीक है, वाटर का संरक्षण करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पहले अपने पुरस्कार देखे थे ओवरऑल श्रेणी में, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं केवल जल संचय जल भागीदारी की, ये एक घटक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में इनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए। ये छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत ही इनके पुरस्कार प्रदान किए गए थे, ठीक है, ये याद रखना है। अब राजस्थान का प्रदर्शन, उधर क्या देखा था राजस्थान में, एक तो बजरंगलाल जेठू देखे थे, जो सीकर के थे, जो पश्चिमी क्षेत्र की ओवरऑल श्रेणी में क्या थे, फर्स्ट स्थान पे थे, ठीक है। और दूसरा क्या देखा था, संगम देखा था अपने श्रीगंगानगर का, उन्हें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, संघ श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। यह बात कर रहे हैं अपन जल संचयन जल भागीदारी की, तो जल संचयन जल भागीदारी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था, तीसरे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान जल संचयन जल भागीदारी योजना में। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन कौन सी श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में राजस्थान का चयन किया गया, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। कब, जल संचयन जन भागीदारी के लिए। याद रखना, वापस से मैं बता रहा हूं कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन पुरस्कारों की घोषणा कर रहा है, कौन पुरस्कार दे रहा है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसको छोड़ो। इस बात पे जोड़ दो, ये दो कैटेगरी है। एक में आपने देख लिया कि राजस्थान को जो सीकर के और जो गंगानगर का जो संघ है और सीकर के जो व्यक्ति है बजरंगलाल जेठू, इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, वो एक बात हो गई। ये दूसरी बात ये है कि राजस्थान को जल संचय जल भागीदारी, इसी पुरस्कारों के तहत राजस्थान को जल संचय जल भागीदारी योजना के तहत तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दो बातें समझनी है आपको, ठीक है। चलते आगे, भीलवाड़ा और बाड़मेर, भीलवाड़ा और बाड़मेर प्रथम श्रेणी में चयनित हुए, इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई, ठीक है। भीलवाड़ा और बाड़मेर ये प्रथम श्रेणी में चयनित हुए थे, भीलवाड़ा बाड़मेर प्रथम श्रेणी में, भीलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। 2B है लेकिन ये आए थे फर्स्ट श्रेणी में, 2B है लेकिन फर्स्ट श्रेणी में आए थे। एक तो भीलवाड़ा है, एक बाड़मेर है, प्रथम श्रेणी में आए थे, ठीक है। तो इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई, कितने की, 2 करोड़ रुपए की। द्वितीय श्रेणी में जयपुर और उदयपुर, ठीक है, 2 पुर है, जयपुर और उदयपुर, जिनका द्वितीय श्रेणी में चयन किया गया। जयपुर उदयपुर का द्वितीय श्रेणी में चयन किया गया और उन्हें 1 करोड़ रुपए, पहली श्रेणी में कोई आ रहा है तो 2 करोड़ रुपए, द्वितीय श्रेणी में कोई आ रहा है तो उसे 1 करोड़ रुपए। और याद रखना, तृतीय श्रेणी में अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर, सीकर, चित्तौड़गढ़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, इन्हें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, ठीक है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी तो आपको याद रखनी है। पहली श्रेणी में कौन थे, 2B थे, बाड़मेर था, भीलवाड़ा था। दूसरी श्रेणी में क्या थे, 2 पुर थे, जयपुर था और उदयपुर था। ये 2 श्रेणी याद रखनी है, तीसरी याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उन्हें 25 लाख रुपए, पहली श्रेणी में 2 करोड़, द्वितीय श्रेणी में 1 करोड़ रुपए और तृतीय श्रेणी में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है ना। यह पुरस्कार जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन, कैच द रेन के तहत प्रमुख समुदाय आधारित समुदाय संचालित अभियान है, ठीक है, याद रखना इसको। इस पहल के तहत राज्यों को, किसकी बात चल रही है, कैच द रेन अभियान की, किसकी बात चल रही है, कैच द रेन अभियान की, जल संचयन जन भागीदारी अभियान की, के तहत राज्यों को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर, ठीक है, कौन सा अभियान की बात चल रही है, कैच द रेन अभियान, कैच द रेन अभियान। इसके तहत क्या चल रहा है, जल संचयन जल भागीदारी, ये जो अभियान है, ठीक है, जल संचयन जल भागीदारी अभियान, इसके तहत राज्यों को 5 श्रेणी में बांटा गया, ठीक है, और उन्हें कम से कम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जो राज्य है उनका चयन किया गया, 5 क्षेत्रों में उनको बांटा गया, ठीक है। उनमें कम से कम 10,000, कितने, कम से कम 10,000
ये याद रखना, कम से कम 10,000 क्या वाटर बॉडीज बनाई जाएगी। ठीक है, वाटर बॉडीज बनाई जाएगी। वाटर बॉडीज का मतलब जलीय निकाय, जल निकाय, जल संरचना। 10,000 जल संरचनाओं का उन्हें निर्माण करना होगा। कौन से अभियान के तहत? जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत 10,000 वाटर बॉडीज बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें राजस्थान प्रथम श्रेणी में, क्योंकि इसकी टोटल कितनी श्रेणी है? 5 श्रेणी है। तो राजस्थान प्रथम श्रेणी में कौन से? मैंने बोला 2B, फर्स्ट में 2B आ जाएंगे, बाड़मेर और भीलवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, उन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई, बढ़िया काम किया उन्होंने, उन 2 जिलों ने। ठीक है, उसके बाद में 2 पुर आ जाएंगे, जयपुर और उदयपुर आ जाएगा, इसलिए उनको 1 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि वो द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित हुए थे। जो तृतीय श्रेणी में आएंगे उनको 25 लाख रुपए की राशि दी गई। ठीक है, तो कौन सा अभियान है? जल संचयन जल भागीदारी अभियान कैच द रेन के तहत संचालित किया जा रहा है। तो इसमें ये राशि प्रदान की जा रही है। इसमें प्रत्येक राज्य को 10,000, न्यूनतम 10,000 वाटर बॉडीज जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह लक्ष्य 3,000 है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर पूर्वी राज्य है और जो पहाड़ी राज्य है उन्हें यह लक्ष्य 3,000 रखा गया है। 3,000 का मतलब वो 3,000 जलीय संरचना बनाएंगे। कितनी? 3,000। देश के सभी नगर निगमों के लिए यह लक्ष्य 10,000 है। भारत के जितने भी नगर निगम है, भारत के सभी नगर निगमों की बात करें तो ये राशि 10,000 है। नगर निगम के लिए तो 10,000 है, राज्यों के लिए भी 10,000 है, लेकिन पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए कम है। कितनी है? 3,000 है। ठीक है, ये याद रखना। अब मैंने इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। बात चल रही थी 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात चल रही थी। ठीक है, इनकी बात चल रही थी। अब ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि एक बार पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। घोषणा कौन कर रहा है? घोषणा किसने की? इसको 2 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा था? कौन सा भाग था पहला? कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान के तहत में कौन सा था? अभी अपन ने देखा था जल संचय जल भागीदारी, जल संचय जल भागीदारी। इस मिशन के तहत राजस्थान, ठीक है, अपना राजस्थान, देखिए इस मिशन के तहत राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन से स्थान पर आया था? राजस्थान 3rd स्थान पर रहा। 3rd स्थान पर रहा, ये याद रखना। 3rd स्थान पर रहा तृतीय श्रेणी में। ये तो बात होगी ओवरऑल राजस्थान की। तो राजस्थान तो रहा 3रे स्थान पर। कैच द रेन अभियान जल संचय जल भागीदारी अभियान के तहत राजस्थान 3रे स्थान पर रहा। पहले तो ये बात समझना। अगली बात क्या थी? मैंने बोला कि 2 जिले कौन से? एक तो बाड़मेर और एक भीलवाड़ा। बाड़मेर और भीलवाड़ा, ये 2 भी है। ये कौन से स्थान पर आए? प्रथम श्रेणी में चयनित हुए थे बाड़मेर और भीलवाड़ा। इसलिए कितने पैसे मिल गए? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए मिल गए थे। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद में अपन देखते हैं द्वितीय श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी है? दूसरी श्रेणी। जयपुर की बात करें और उदयपुर की बात करें, मैंने बोला 2 पुर। ठीक है, तो जयपुर और उदयपुर, ठीक है, ये आए थे दूसरी श्रेणी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब दूसरे स्थान पर आएंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये याद रखना। और जो तृतीय स्थान पर आए उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैच द रेन अभियान के तहत राजस्थान का तृतीय स्थान वाला प्रदर्शन। ठीक है, दूसरी बात चल रही थी कुछ पुरस्कार दिए गए। ठीक है, अब जो पुरस्कार दिए गए उसमें इनकी घोषणा कौन करता है? इनकी घोषणा करता है CR पाटिल। कौन करता है? CR पाटिल। ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, ओवरऑल दोनों की बात चल रही है। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किए। ठीक है, राष्ट्रपति ने प्रदान किए। ये पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किए। कहां पे प्रदान किए जाएंगे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में।
विज्ञान भवन नई दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक है। एक तो ये था, कुछ छूट रहा है क्या? विज्ञान भवन नई दिल्ली में क्या था और अच्छा, एक तो ये याद रखना है, खरला जल उपयोगिता संगम, ये इसको संघ कर लेना, मैं गलत बोल रहा था तब से, संघ है, खरला जल उपयोगिता संघ है ना। और ये कौन है? बजरंग लाल जेठू सीकर के थे, बजरंग लाल जेठू सीकर से, ठीक है। तो ये था विज्ञान भवन, इसमें क्या था? इसमें दो है राजस्थान के, एक तो सीकर के कौन है? बजरंग लाल जेठू है। कौन है? बजरंग लाल जेठू, बजरंग लाल जेठू। इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार कौन सी श्रेणी में? पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी में, पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी में व्यक्तिगत रूप से प्रथम पुरस्कार दिया गया। दूसरा तक क्या था? श्री गंगानगर से, ठीक है। ये संघ के रूप में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। तो ये याद रखना, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ये याद रखना, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, ठीक है। आभा आईडी सेकंड ग्रेड का अभी कोई पेपर हुआ था आरपीएससी का, तो आरपीएस अभी जो सितंबर में लगे थे सेकंड ग्रेड के पेपर, तो उसमें आरपीएससी ने पूछा था राजस्थान का आभा आईडी बनाने में, ठीक है। आरपीएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है ना। प्रश्न क्या है? ये प्रश्न आरपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है। आरपीएससी ने पूछ लिया। कौन सा प्रश्न था? राजस्थान आभा आईडी बनाने में, आभा आईडी बनाने में देश में कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर रहा, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन थे आपके प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर और पंचम स्थान पर, ठीक है। बताइए कौन से स्थान पर रहा था, अगर किसी ने ये पेपर दिया हो या फिर करंट पढ़ी हो तो, ठीक है। राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में कौन से स्थान पर था? कौन से स्थान पर था? तृतीय स्थान पर था, ठीक है। तृतीय स्थान पर था। तो ये प्रश्न पूछ चुका है बोर्ड, है ना, ठीक है। तो आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। आभा आईडी बनाने में राजस्थान तृतीय स्थान पर था। आभा आईडी क्या होती है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। आभा आईडी फुल फॉर्म पूछ सकती है आरपीएससी, उसका कोई भरोसा नहीं है। आभा आईडी, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है उसके तहत में आभा आईडी बनाई जा रही है, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में आभा आईडी का उपयोग राजस्थान में अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आभा आईडी का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, इसको याद रखना, ठीक है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने यह इंफॉर्मेशन दी। किसने दी? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खीवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। इन्होंने सूचना दी कि आभा आईडी को अब राजस्थान में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना। उद्देश्य क्या है? राज्य में प्रत्येक नागरिक को बेहतर, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। अब आभा आईडी को अनिवार्य कर दोगे, ठीक है। आभा आईडी क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो क्या होगा? प्रत्येक नागरिक के लिए पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, है ना। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक की आभा आईडी बनाई जा रही है। प्रत्येक नागरिक की आभा आईडी बनाई जा रही है। आभा आईडी प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है। क्या है? एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है, इसको याद रखना। ये लाइन याद रखना। आरपीएससी ऐसी लाइनों को बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है आरपीएससी ऐसी लाइनों को। एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है, एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है, ठीक है। याद रखना इसको। आभा आईडी प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है, याद रखना। उसके सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा। अब एक देश एक स्वास्थ्य आईडी, एक देश एक स्वास्थ्य आईडी के सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक है। ये भी याद रखना,
ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। एक देश एक स्वास्थ्य आईडी के रूप में किसे अपनाया जा रहा है? आभा आईडी को। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एक देश एक स्वास्थ्य आईडी के लिए किसको अपनाया जा रहा है? आभा आईडी को, एक देश एक स्वास्थ्य आईडी के सिद्धांत पर। ठीक है, राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में तृतीय स्थान पर है। 6.37 करोड़ अब तक आभा आईडी बन चुकी है। कितनी? 6.37 करोड़। ठीक है, 6.37 करोड़ आभा आईडी बन चुकी है। वापस देख लीजिए, राजस्थान आभा आईडी बनाने में तृतीय स्थान पर है। ये प्रश्न पूछ चुकी है आरपीएससी। आभा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इसके फुल फॉर्म है। राजस्थान में इसको अनिवार्य कर दिया गया है इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, याद रखना इसको। आभा आईडी प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है, ये भी याद रखना। एक देश एक स्वास्थ्य आईडी के सिद्धांत पर यह आईडी कार्य कर रही है ना। राजस्थान देश में तृतीय स्थान पर है। 6.37 करोड़ अब तक आभा आईडी बनाई जा चुकी है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में क्या किया है? MOU किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए। अब इसमें क्या होगा भाई, आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से आप MOU करते हो तो क्यों करोगे MOU? ठीक है, तो इसमें ऐसी बातें आती है जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। जैसे आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, अधिक सटीक, अधिक सटीक, ये कोई सटीक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आप प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, स्वास्थ्य तकनीक का विकास होगा, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी कुछ बोल बच्चन वाली बातें हैं। तो याद रखना आप तो कि राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया, बस ये याद रखना कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस ये नाम याद रखना कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ में राजस्थान चिकित्सा विभाग ने MOU किया है। ये यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट है घूमर फेस्टिवल, है ना, घूमर फेस्टिवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। घूमर फेस्टिवल 19 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 19 नवंबर को। तो अपन अगले वीक वाली करंट अफेयर में भी इसको पढ़ेंगे, है ना। 19 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार घूमर नृत्य आधारित इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। भाई जो घूमर फेस्टिवल है जो कि 19 नवंबर को मनाया जाएगा, ये राजस्थान में पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में पहली बार शुरू हुए हैं, राजस्थान पहली बार इनका आयोजन कर रहा है। ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, है ना। राजस्थान प्रवासी दिवस पहली बार कब मनाया जा रहा है? 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान प्रवासी दिवस पहली बार मनाया जाएगा, याद रखना। घूमर फेस्टिवल पहली बार राजस्थान इसका आयोजन कर रहा है, ये भी याद रखना। पहली बार राजस्थान घूमर फेस्टिवल मना रहा है 19 नवंबर को, ये भी याद रखना। ये तीनों चीज क्या है? पहली बार आयोजित की जा रही है ना। यह आयोजन राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 7 संभाग मुख्यालयों पर, याद रखना। ठीक है, 7 संभाग मुख्यालयों पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो राज्य स्तरीय फेस्टिवल है, ठीक है, राज्य स्तरीय फेस्टिवल जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। इसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाएं और किसी भी उम्र की महिलाएं भाग ले सकती है। ये जो घूमर फेस्टिवल है, घूमर नृत्य आधारित घूमर फेस्टिवल है, इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे होगा? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होगा, ये याद रखना। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, ये याद रखना। इसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाएं और किसी भी उम्र की महिला इसमें भाग ले सकती है। 7 संभागों में इसका आयोजन होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इसका आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा, ये याद रखना, घूमर फेस्टिवल। चलते आगे, मधुमक्खी पालन में राजस्थान। ठीक है, अब ये चर्चा में था, मधुमक्खी पालन ये विषय चर्चा में है। मधुमक्खी पालन में राजस्थान का योगदान, ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान देश के कुल शहद उत्पादन में 9% का योगदान देता है। राजस्थान देश के कुल शहद उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है?
9% का। ये प्रतिशत याद रखना। राजस्थान देश में दूध में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, ऊन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो ये ऐसे जो प्रश्न है, ठीक है, राजस्थान कितने प्रतिशत योगदान देता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी लगातार पूछ रही है, हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसको याद रखना कि मधुमक्खी पालन में राजस्थान 9% का योगदान देता है और कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है। ये भी याद रखना, मधुमक्खी पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, याद रखना 5वां स्थान है। 9% योगदान देता है। कितना, 9% योगदान देता है। पहले पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश, यूपी पहले पे आता है, राजस्थान 5वें पे आता है, याद रखना। राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ ये शहद है ना, शहद उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ शहद उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। कौन कौन से जिले, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ में अधिक शहद उत्पादन होता है। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, याद रखना। मधुमक्खी पालन किट एक योजना है, उसमें क्या होता है कि मधुमक्खी पालन की जो किट है वो वितरित की जाती है। मधुमक्खी पालन की किट वितरित की जाती है। तो 1000 मधुमक्खी पालकों के लिए, 1000 मधुमक्खी पालकों को राज्य सरकार 2 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी पालन किट वितरित करती है। कितनी, 1000 मधुमक्खी पालकों को, याद रखना 1000 मधुमक्खी पालकों को 2 करोड़ रुपए की लागत से, लागत कितनी आएगी, 2 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी पालन किट वितरित करती है। एक तो याद रखना है। दूसरा, इन 1000 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनी के माइग्रेशन पर 9000 प्रति मधुमक्खी पालक की दर से सहायता भी दी जाती है। 9000 प्रति मधुमक्खी पालक, एक मधुमक्खी पालक को 9000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। ठीक है, एक मधुमक्खी पालक को, एक मधुमक्खी पालक को, ठीक है, कितने की, 9000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। ये भी याद रखना, 9000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये लाइन, ठीक है, ये याद रखना आप। मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में है और टोंक में है। 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी पालन में राजस्थान 5वें स्थान पर है, पहली न्यूज तो ये। दूसरा, राजस्थान 9% का योगदान देता है ना। तीसरी चीज ये कि भरतपुर और टोंक में क्या है, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। ये याद रखना है, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ कहाँ है, भरतपुर में है और टोंक में है। भरतपुर में है और टोंक में है, याद रखना। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है, आरपीएससी भी पूछ सकती है यहाँ से, है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 10-10 करोड़ रुपए की लागत से क्या स्थापित की जा रही है, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, लागत कितनी है, 10 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। राजस्थान में 2 है, कौन कौन से, भरतपुर और टोंक में है। भरतपुर और टोंक में क्या है, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र है, हाँ, याद रखना इसको। नेक्स्ट खबर है राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे कि ये चर्चा में रहा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, है ना। राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजन। ठीक है, इसका एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो अपने पिछले वीक की करंट अफेयर में पढ़ा था। ठीक है, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का ये पखवाड़ा है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के श्री भोगीलाल, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में। ठीक है, श्री भोगीलाल, श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा, ये पर किया गया है ना। हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। यह उत्सव 2021 से मनाया जा रहा है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस की। ठीक है, तो राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस की बात कर रही है। ठीक है, तो इसका जो राज्य स्तरीय समारोह है कहाँ पे हुआ था, भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में। भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में इसका राज्य स्तरीय समारोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, कौन सा है, भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में। ठीक है, कौन से कॉलेज में हुआ था, भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में आयोजन होता है। राज्य स्तरीय आयोजन डूंगरपुर में होता है, कब होता है, 15 नवंबर को होता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर वर्ष ये भी याद रखना कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस उपलक्ष्य में, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में
15 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार हम पखवाड़ा इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, याद रखना इसको। यह उत्सव 2021 से मनाया जा रहा है। अच्छा, ये उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 2021 से। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। 15 नवंबर 1875 को उली हातू गांव का, ठीक है, कौन सा गांव है? उल्लू हातू गांव, ये गांव याद रखना। उल्लू हातू गांव में क्या होता है? जन्म होता है। झारखंड के उली हातू गांव में 15 नवंबर 1875 को जन्म होता है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उली हातू गांव में, कौन सा गांव है? उली हातू गांव में जन्म होता है। उली हातू गांव में जन्म होता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। सामाजिक असमानता और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। 25 वर्ष की आयु में ये उल गुलान आंदोलन से जुड़े। कौन से आंदोलन से? उल गुलान आंदोलन से, ये याद रखना, ठीक है, नाम अटपटा है, याद रखना पड़ेगा आपको। उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व कर पूरे देश में जन क्रांति की लौ जलाई, ठीक है, याद रखना है। उल गुलान आंदोलन याद रखना है। उली हातू गांव याद रखना है। 15 नवंबर को क्या माना जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह उत्सव 2021 से मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में आयोजित हुआ था, भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में, याद रखना इसको। जनजातियों के बारे में कुछ और योजनाएं, कार्यक्रम अपन देख लेते हैं। 232 नए माँवाड़ी केंद्रों की स्थापना कर स्टाफ को मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10-10% की वार्षिक वृद्धि की गई है। अच्छा, यहाँ पे 232 है, ठीक है। सूजस में एक जगह लिखा हुआ है कि 250 नए माँवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। 250 नए कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? माँवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। ये सूजस में लिखा हुआ था एक जगह, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 232 नए माँवाड़ी केंद्रों की स्थापना कर जो स्टाफ उसमें काम करेगा उसके मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10-10% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। 232 भी याद रखना आपको, 250 भी याद रखना है, ठीक है। माँवाड़ी केंद्र, माँवाड़ी केंद्र क्या होते हैं? अपन ने डिस्कस किया था। जो बच्चे होते हैं, जनजातीय समुदाय के जो बच्चे होते हैं, उनके घर के नजदीक उन्हें शिक्षा और पोषण प्रदान किया जाएगा। कौन से केंद्रों में? माँवाड़ी केंद्रों में। और इनमें जो कार्य करेंगे, चाहे वो कोई स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे कोई शिक्षा कर्मी हो, ठीक है, जो भी इनमें काम करेगा उनके मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10-10% की वृद्धि की जाएगी, याद रखना इसको, है ना। राजस्थान के 9 जिलों में 530 वन धन विकास केंद्रों का गठन कर 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। वन धन केंद्र, ये भी अपन ने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। वन धन केंद्र विकास केंद्रों का गठन कर, ठीक है। जनजातीय समुदाय की जो महिलाएं होती है, जनजातीय समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कितनी महिलाएं? 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया। 9 जिलों में कितने हैं? 530 वन धन विकास केंद्र है, ये भी याद रखना है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5000 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, याद रखना। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप, ठीक है, ये याद रखना। एक तो तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जनजातियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण है ना। जनजातीय, राजस्थान के जनजातीय प्रतिभा के 55 खिलाड़ियों ने 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। राजस्थान के जो जनजातीय बच्चे हैं, उन्होंने, उनके 55 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कौन सी प्रतियोगिता में? तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार लैक्रोस चैंपियनशिप क्या होती है। कुछ इस तरह का खेल है, हाथ में ये लेके लोग गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं। ये देख लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हाथों में ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा गेम खेला जाता है, ठीक है। लैक्रोस चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है ये? लैक्रोस चैंपियनशिप, ये लैक्रोस खेल होता है। तो बात चल रही है कि लैक्रोस खेल में राजस्थान के जो जनजातीय समुदाय है, राजस्थान के जो जनजातीय समुदाय है, इनके खिलाड़ियों ने, जनजातीय खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, ठीक है। 55 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये बात चल रही है। एक बात याद रखना, राजस्थान के बजट में उदयपुर में लैक्रोस अकादमी की स्थापना की बात कही थी। किसकी? लैक्रोस अकादमी। तो वैसे प्रश्न याद रखना कि राजस्थान की राज्य की लैक्रोस अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान की लैक्रोस अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में है। राज्य की लैक्रोस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में किया गया है। ये भजनलाल शर्मा जी है लैक्रोस अकादमी पे, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये गेम को खेला जाता है। कुछ इस तरह का ये गेम होता है ना, याद रखना इसको। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप, राजस्थान के जनजातीय प्रतिभा के 55 खिलाड़ियों ने 6 वर्गों में
5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। क्या जीते थे? 5 तो गोल्ड जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं, 1 कांस्य जीता है। याद रखना 55 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये भी याद रखना है। लैक्रोस खेल में जनजातीय बालिकाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक जीता था। ठीक है, लैक्रोस खेल अकादमी हुई थी जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई चैंपियनशिप हुई थी। कौन सी चैंपियनशिप में? एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया था राजस्थान की जो आदिवासी महिलाएं होती है, जनजातीय महिलाएं, इन्होंने, और अपनी टीम में शामिल होकर कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, याद रखना इसको। ये लैक्रोस खेल कुछ इस तरह का होता है, ये जरूर याद रखना। उदयपुर में है लैक्रोस अकादमी, कहाँ पे है? उदयपुर में है, इसको जरूर याद रखना। चलते हैं उसके बाद आगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जा रहा है? 10 दिसंबर को जेईसीसी जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना इसको। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, कनेक्ट है, ठीक है, के रूप में सभी जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की एक प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन जब 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अपन का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम अभी काफी टाइम है ना, तब तक ऐसी बहुत सारी न्यूज आएगी। तो 10 बस इतना याद रखना है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ये पहली बार मनाया जा रहा है, इसको याद रखना है, पहली बार मनाया जा रहा है। इसका समारोह का आयोजन कहाँ पे होगा? जेईसीसी जगतपुरा में होगा, ये भी याद रखना है, जेईसीसी जगतपुरा में होगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो आज की अपनी करंट अफेयर की जो नवंबर का जो दूसरा सप्ताह है उसकी करंट अफेयर कंप्लीट होती है। अपन राजस्थान सूजस को बड़े अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं, तो उम्मीद रखेंगे कि राजस्थान के सूजस से आने वाले प्रत्येक प्रश्न आपके सही हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।